ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है योगी और क्रांतिकारी श्री अरविंद घोष पर केंद्रित नाटक निर्जन कारावास। इस नाटक के लेखक हैं जयवर्धन और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक निर्जन कारावास। दादा, दादा अरविंदो दा, दादा उठो ना, पुलिस आई है। पुलिस हमारे यहाँ? हाँ। चलो अंदर चलो। हे, तुम अरविंद घोष है? जी, मैं ही अरविंद घोष हूँ। अरेस्ट हिम। जी जनाब। अरेस्ट? किस अपराध में? वारंट है? ओह, यू नीड वारंट। टेक दिस। लो पढ़ो इसको। बिना बॉडी वारंट के मुझे क्यों अरेस्ट किया? और आपके इंस्पेक्टर ने मेरी बहन के सिर पर रिवॉल्वर क्यों तान रखी है? ये कौन सी बहादुरी है? तो तुमने और तुम्हारे छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष ने जो कारनामा किया, वो कौन सा बहादुरी का काम था? ना जाने कितने इनोसेंट पीपल मारे गए हैं। वाह, मैंने कारनामा किया और मुझे ही उसकी जानकारी नहीं है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि यह कारनामा मैंने और मेरे भाई बारेंद्र ने कब और कहाँ किया है। चलो सब पता चल जाएगा। अरे तुम वहां क्या कर रहा है? जाओ ऊपर से नीचे तक घर का हर कोना कोना छान मारो। जी जनाब। तो तुमने शायद बीए पास किया है, हैं? शायद नहीं, वाकई बीए पास किया है। विलायत से शिक्षा प्राप्त की है। ओह, विलायत से? तो विलायत से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी इस टूटे फूटे मकान में और इस डर्टी रूम की जमीन पर सोए हुए थे। जिसको आप जमीन कह रहे हैं, हम उसे माँ की गोद कहते हैं। आप अगर कभी माँ की गोद में सोए होंगे तो आप उस आनंद से अवश्य परिचित होंगे। क्या तुम जैसे एजुकेटेड को इस तरह जमीन पर सोने में शर्म नहीं आता? मैं एक दरिद्र हूँ, इसलिए मैं एक दरिद्र की ही तरह रहता हूँ। शिक्षा ज्ञान के लिए प्राप्त की जाती है, दंभ और दिखावे के लिए नहीं। ये सज्जा विहीन कक्ष, जिसको आप डर्टी कह रहे हैं, ये मेरा साम्राज्य है और मैं यहाँ का बादशाह हूँ। बादशाह? यू मीन किंग? अब समझा। दरिद्र किंग, दरिद्र बादशाह से एक महान रिच किंग बनने के लिए आपने ये षड्यंत्र रचा, भाई के साथ मिलकर बॉम्ब ब्लास्ट किया। बॉम्ब ब्लास्ट? नहीं। सर, यह मिट्टी का बर्तन देखिए, इसमें कुछ संदिग्ध चीज लगती है। इधर लाओ। ये तो कोई केमिकल लगता है। अरविंद घोष, सच कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल नहीं, ये दक्षिणेश्वर की पवित्र मिट्टी है। यार, ये तुम नहीं, हम तय करेगा। और ये जांच के बाद पता चलेगा कि ये मिट्टी है या कोई केमिकल। जनाब, नवशक्ति कार्यालय की खाना तलाशी हो गई। जनाब, नीचे एक साइकिल मिली है, उस पर कुश्तियाँ लिखा है। अरे सर, कुश्तियाँ में ही तो साहब पर गोली चली थी। एक प्रमाण के रूप में साइकिल को साथ ले चलना चाहिए। ठीक है। सुनो, नीचे सारे गवाह मौजूद हैं? जनाब, एक बक्से में कुछ लेटर मिले हैं जनाब। दिखाओ इधर।
ये औरतों के लेटर्स को साथ ले चलने की जरूरत नहीं है। ये एक मिनट। हाँ, ओ ये खास लेटर बंधुवर विनोद गुप्त। ये अलगधारी का पत्र है। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला। व्यस्तता के कारण मैं भी पत्र नहीं लिख सका। एक बहुत जरूरी काम करने के लिए मैंने अरविंद घोष से कहा था, पता करना कि उसका क्या हुआ। यस 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 बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम। वो तो हो गया, वो तो हो गया। नहीं, चलो बांधो इसको रस्सी से। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, चलो, छोड़ दीजिए। दादा दादा अरे बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरविंद, लो ये टोस्ट खाओ और ये तुम्हारी चाय है, पियो। और सुनो, ये मौलवी शमसुल आलम हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। मौलवी साहब जी, ये अरविंद। और सुनो अरविंद, जल्दी से खा पी लेना। तुमसे मिलने के लिए अभी पुलिस कमिश्नर हैलिडे साहब आने वाले हैं। मिलने के लिए या पूछताछ करने के लिए? अरे पूछताछ करने के लिए। सुबह से 4 लोग पूछताछ कर चुके हैं, अब एक और सही। तीन दिन से दाल भात और शाम को मुरमुरे खाने को मिल रहे हैं। आज जाकर कहीं चाय मिली है। अरविंद साहब, पता चला है कि आपके लिए निर्जन कारावास का हुक्म लिखा जा रहा है। काफी अंदर की खबर रखते हैं मौलवी साहब। अरे नहीं नहीं, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, पर दोनों हैं तो हिंदुस्तानी। साहब लोग कहते हैं कि अरविंद घोष हत्याकारी दल के नेता हैं। ये कितने दुख और लज्जा की बात है। नहीं नहीं, आपको लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हिंदुओं में जीव हत्या को पाप मानते हैं। जीव को तो छोड़िए, हम पेड़ पौधे और नदियों में भी परमात्मा का वास मानते हैं। पत्थर में अपने ईश्वर के दर्शन करते हैं। मुझे पता है, आप बहुत धार्मिक हैं। जाने अनजाने आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या? अपने छोटे भाई बारेंद्र घोष को बम बनाने के लिए बागीचा देकर आपने बुद्धिमानी का काम नहीं किया था। और महाशय, वो बागीचा जैसे मेरा है वैसे ही मेरे भाई बारिंद्र का भी है। मैं कौन होता हूं देने वाला? अच्छा, बारिंद्र को बागीचा दिया भी तो बॉम्ब बनाने के लिए दिया, ये शुभ समाचार आपको कहां से मिला? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस यूं ही कहा। महाशय, यूं ही कुछ नहीं होता। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, वरना आप कौन नगर से यहां क्यों आते हैं? कुछ समय पहले एक अपरिचित सज्जन ने मुझे सचेत किया था कि कौन नगर अब मत जाइएगा और न किसी से मिलिएगा। आप विपत्ति में पड़ सकते हैं, क्योंकि दुष्ट जन आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। घर के लिए कुछ संदेश कहलवाना हो तो बता दीजिए। कहिएगा कि मैं आनंद से हूँ, यहाँ कोई कष्ट नहीं है, और अंत में विजय सत्य की ही होगी। चलिए, चलता हूँ। खुदा हाफिज। नमस्कार। सावधान, कमिश्नर हैलिडे साहब आ रहे हैं। मिस्टर घोष को नगर में किसी से
तुम्हारा परिचय है? जी हाँ, कईयों से। वहां कभी गए हो? एक बार। वहां तुम्हारा घर है? नहीं। तो ऐसा अमानवीय काम तुमने क्यों किया? कौन सा काम? निर्दोष लोगों की हत्या करने का। लोगों की हत्या मैंने की ऐसा आप मानते हैं? हमारे पास प्रमाण है। तो प्रस्तुत कीजिए। गवाह भी हैं। कितने सच हैं क्या पता। और तुम पर हत्याकांड का जो आरोप लगा है, झूठ है, झूठ है। इस आरोप को मैं पूर्णतया अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार? सिपाही, जनाब, इस आदमी को बिल्कुल अकेला रखा जाए। इसके साथ किसी दूसरे कैदी को ना रखा जाए और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। मैं इसे निर्जन कारावास का दंड देता हूं। जनाब। बहुत गर्मी है, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अभी तो जून का महीना शुरू हुआ है, आगे पता नहीं क्या होगा। अरे हम तो बाहर खुली हवा में हैं। हाँ। उनकी सोचो जो इन कोठरियों में बंद हैं। अरविंद बाबू जैसे लोग जिनको 6 डिग्री की सज़ा मिली है, उनकी कोठरी में रोशनदान तक नहीं है। ठीक कहते हो भैया। भैया कोठरी में पता ही नहीं चलता है कि दिन है या रात। अरविंद बाबू जब भी गर्मी से परेशान होते हैं ना, तो बेचारे कुर्ता उतार कर ठंडी जमीन पर लौटने लगते हैं। ठंडी मिट्टी से थोड़ी राहत मिल जाती है। हाँ ये तो है। वैसे पढ़े लिखे भले मानुस हैं। कल मुझसे किताब, कॉपी, कलम और दवात के लिए कहने लगे। मैंने जाकर साहब से कह दिया। भाई, ये जेल की सज़ा किसी नरक से कम नहीं है। समय काटना दूभर हो जाता है। छोटी सी पिंजरे जैसी कोठरी में सोना, खाना और उसी में पखाना करना। हाँ ये तो है। अब कल की ही सुनो। कल बाबू साहब की कोठरी के सामने से गुजरते हुए रोज़ की तरह मैंने हाँक लगाई, बाबू ठीक तो हैं? बाबू साहब मुझ पर नाराज़ हो गए। कहने लगे कि किसी तरह जैसे ही आँख लगती है तुम आकर बांग देने लगते हो कि बाबू ठीक तो हैं। ऐसे में कोई कैसे ठीक रह सकता है? ठीक कहते हो भैया। बोल देता कि अरविंद बाबू ये मेरी ड्यूटी है। अरे मैंने कहा अच्छा बहुत देर हो गई, ज़रा मैं कोठरी में झाँक कर आता हूँ। ठीक है भैया। अरे ये फिर से गर्मी में परेशान होकर ज़मीन पर लौट रहे हैं। ओह, बारिश शुरू हो गई। संतरी, कोठरी में पानी आ रहा है। अरविंद बाबू, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? कंबल ज़मीन से उठाकर हाथ में ले लीजिए। आज की रात कोठरी में खड़े खड़े ही गुजारनी होगी। ठीक है। हाँ, ऐसे ही उस कोने में खड़े रहिए। अरविंद घोष से मिलने आई है, जाने दे उसको। दादा। सरोजनी, तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ दादा, आप कैसे हैं? अब बढ़िया बढ़िया। दादा ये लीजिए आपका कुर्ता और ये धोती। बेश बेश, कुर्ता धोती पहनने की स्वीकृति मुझे मिल गई है, इसीलिए कहलवाया था। घर में सब ठीक है ना? हाँ, बस आपको और बारिंदा को लेकर सब चिंतित हैं। कल शिनाख्त परेड में मैंने बारीन को देखा था। तो कुछ बात हुई? ना रे,
बात करने की मनाही है ना। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पारीन ने कोई गलत काम किया होगा। मैं अभी उससे बात करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। मेरे पीछे पता है नरेंद्र नाथ गोस्वामी को लगा रखा है। अच्छा। हर बार परेड में मेरे साथ वही खड़ा होता है। गोस्वामी का बाप बड़ा वकील है जैसा कि वो कहता है, और मुझसे कहता है कि तुम अपना जुर्म मान लो। अरे मेरे पिताजी तुम्हें छुड़ा लेंगे, कोर्ट में कह देंगे कि ये बयान मुझ पर दबाव डालकर लिया गया था। मुझे तो वो नरेंद्र नाथ गोस्वामी मुखबिर लगता है। हाँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है ना कि हम आप दोनों के केस के लिए कोई अच्छा सा वकील कर सकें। अरे वकील की क्या जरूरत है? अरे हम निर्दोष हैं, किचु अबिना कुछ नहीं। मगर अंग्रेज सरकार ऐसा नहीं मानती है। वो आपको दुश्मन मानती है अपना, और सरकार अपने हर दुश्मन को फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहती है। सरोजनी, सरोजनी, शांत हो जाओ। अपने आप को ये अंग्रेज जेंटलमैन कहते हैं। ये कैसे जेंटलमैन है जो धूर्तता से दूसरे की धरती पर कब्जा करके यहाँ के बादशाह बन बैठे हैं। इस धरती और इस देश के लोग उनसे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो उन्हें राजद्रोही कहा जाता है। दादा धीरे बोलिए, संतरी सुन लेगा। अरे कुछ गलत कह रहा हूं क्या? मैं चाहता हूं कि ये भारतीय लोग मेरी बात सुने, इनकी आत्मा इनको झकझोरे और ये लोग अंग्रेजों की चाकरी बजाना बंद करें। दादा दादा चुप रहिए, थोड़ा धीरे बोलिए। दादा, इस निर्जन कारावास में आपका समय कैसे बीतता है? बहुत ही आराम से, चींटियों से बात करता हूं। लाल चींटियों और काली चींटियों का झगड़ा निपटाता हूं। और पढ़ने के लिए किताबें मिल गई हैं, लिखने के लिए कागज, कलम और दवात। और हाँ, सुबह शाम ध्यान लगाने लगा हूं। अच्छा, तो कर पाए औरबिंदो? चंचल मन पहले वश में ही नहीं हो रहा था, मगर अब पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मन की चंचलता और विचार मुक्त चित्त में बेहतर ढंग से न किया जा सके। जब मन स्थिर होता है तब सत्य को मौन की शुद्धता में सुनने का मौका मिलता है। ध्यान में आनंद आने लगा है। सरोजनी, बड़ौदा में प्रवास के दौरान मैंने ध्यान का आरंभिक अभ्यास किया था। कहते हैं जो निर्जनता सह सकता है वो या तो देवता है या फिर पशु। अब समझा कि योगाभ्यास साधकों के लिए सहज साध्य नहीं है। श्रद्धा और संपूर्ण आत्मसमर्पण ही सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र पथ है। ये निर्जन कारावास, मनुष्य की मनुष्य के प्रति निष्ठुरता, प्रताड़ना, ये सब ईश्वरी संयोग है सरोजनी, ईश्वरी संयोग। इससे मुझे शक्ति मिलती है, अद्भुत प्रकाश प्राप्त हुआ है। कारावास का मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। समय काटने के लिए अब तो किताबों का भी सहारा नहीं चाहिए। दादा, मेरे लिए तो ये संयोग एक भीषण संयोग है। इस निर्जन कारावास ने आपको बिल्कुल बदल दिया है। एक शिक्षक से विद्रोही बनते भी देखा आपको, और योगी बनते भी देख रही हूं। सच, एक अबूझ कहानी बनते जा रहे हैं आप, एक अबूझ कहानी। बाबू साहब, इतने ध्यान से उधर क्या निहार रहे हैं? उस हरे भरे वृक्ष और उस पर कलरव कर रहे पक्षियों को देख रहा हूं। उनके मधुर वार्तालाप को समझने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वघट में नारायण है। कारागार की प्राचीर, लौह कपाट और ये वृक्ष कुछ भी अचेतन नहीं है।
सब चैतन्य और सजीव हैं। ऐसा लगता है कि सब मुझसे स्नेह करते हैं और मुझे अपने आलिंगन में भर लेना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि मानो भगवान उस विशाल वृक्ष की छांव में खड़े आनंद की वंशी बजा रहे हैं। बाबू साहब, अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, वरना निर्जन कारावास की सजा काटने वाले कई कैदियों को तो मैंने पागल होते देखा है। मगर आपको अब सुबह शाम घूमने की छूट मिल गई है। सुबह शाम घूमेंगे, खुली हवा में सांस लेंगे तो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस छूट के लिए डॉक्टर डेली ने सिफारिश की थी। बड़े नेक इंसान हैं। यहाँ सब बड़े नेक हैं, तुम भी नेक हो। अब तो जेल के सारे कैदी, सरकारी वकील, गवाह और मजिस्ट्रेट साहब सब मुझे नेक लगते हैं। क्योंकि आप खुद एक नेक इंसान हैं। अच्छा बाबू साहब, क्या बात है, आजकल आप ना किताबें मंगवाते हैं और ना ही पढ़ते हैं? पहले समय काटने के लिए किताबें मंगवाता था, अब ध्यान में समय कट जाता है। अब सच कहूँ तो कम पड़ जाता है। अब समय को किसी और सहारे की आवश्यकता है ही नहीं। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर अरविंद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर डेली। बंद कोठरी से बाहर आकर कैसा लग रहा है? डॉक्टर डेली, किसी भी प्रकार का बंधन पशु पक्षियों को भी प्रिय नहीं है। सब स्वतंत्र विचरण करना चाहते हैं। पक्षीगण आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं और मैं ठहरा एक इंसान। इसीलिए तुम्हें यह छूट देने के लिए मैंने सिफारिश की थी। धन्यवाद। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। वैद्यनाथ बाबू ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। 1819 में तुमने सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया था। हाँ, घुड़सवारी में असफल होने के कारण फेल कर दिया गया था। हाँ, फेल कर दिया गया था या तुम स्वयं फेल हो गए थे, क्योंकि तुम पर देश सेवा और विद्रोही बनने का भूत सवार था। सुना है, तुम्हारे लेख भी पढ़े हैं। मुझे पता चला है कि तुम्हें फ्रेंच, जर्मन, इटालियन आदि भाषाएं आती हैं। ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखी अपनी रचनाओं के लिए तुम्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जी, ये सत्य है। लगता है आप मेरी कुंडली बना रहे हैं। हाँ हाँ, सुना है कि कुंडली बनाने के लिए पैसा मिलता है। डॉक्टरी के साथ साथ कुंडली का साइड बिजनेस भी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो कुछ अपने बारे में बताओ। क्या करेंगे जानकर डॉक्टर डेली? कुंडली के लिए जानना जरूरी है। क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं अलीपुर जेल का एक कैदी हूँ, जिसे अलीपुर बॉम्ब कांड के अपराध में फिलहाल निर्जन कारावास की सजा दी गई है? यह एक आरोप है जो अभी साबित नहीं हुआ है। मैं किसी कैदी के बारे में नहीं, बल्कि पढ़े लिखे अरविंद के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। पिता श्री कृष्णन घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता देवी है। मैं इनकी तीसरी संतान हूँ। परिवार में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था, क्योंकि पिताजी की शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी। वाह! पिताजी मुझे भी भारतीय संस्कृति से दूर पाश्चात्य संस्कृति के वातावरण में रखना चाहते थे। मेरी आरंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 7 वर्ष की उम्र में ही शिक्षा के लिए मुझे इंग्लैंड भेज दिया गया। 1885 से 1889 तक मैंने सेंट पॉल स्कूल लंदन में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया। पिता चाहते थे कि मैं ICS की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनूं, और मैंने परीक्षा पास भी की। लेकिन घुड़सवारी में फेल हो गए। कारण मुझे पता है। अब फिर पढ़ाई पूरी करके 14 वर्ष के वनवास के बाद भारत वापस आ गया। 1893 से 1907 तक बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ शासन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बंगाल विभाजन के बाद नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गया। राजनीति या विद्रोह? आप तो योग का अभ्यास कर रहे थे, योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, हिंदू धर्म पर लिख रहे थे, फिर अचानक? योग का अभ्यास हमें अपने स्वयं की असाधारण जटिलता के साथ सामना कराता है।
जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह अन्य सभी को गले लगाता है। एक संकीर्ण धर्म, एक सांप्रदायिक धर्म, एक विशेष धर्म केवल सीमित समय और सीमित उद्देश्य के लिए रह सकता है। यदि कोई धर्म सनातन नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, तो वो शाश्वत भी नहीं हो सकता। रही बात राजनीति या विद्रोह की, ठीक कहा आपने, कभी कभी नियति हठात आपका मार्ग बदल देती है। प्रोफेसरी के एक सामान्य जीवन क्रम को चलाते हुए आत्मोन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, किंतु कर्तव्य के कठोर धरातल पर उतर कर आते देर नहीं लगी। डॉक्टर डेली, आपकी सरकार के हाथों जब बंग भंग का भीषण षड्यंत्र रचा गया हो, तो योग की ओर बढ़ता हुआ हर राष्ट्र प्रेमी कर्तव्य योगी बनने को बाध्य हो जाता है। मैं भी हुआ। जब मातृभूमि पर संकट आया हुआ हो, आन पर कुठारा घात हो रहा हो और गौरव पर प्रतिकूलता के काले बादल छा रहे हों, उस समय योग को बलिदान और अध्यात्म को स्वाभिमान में बदलते देर नहीं लगती। जिस देश के युवा इस बात को ठीक ठीक समझ लेते हैं और वो अपनी सोच और आस्था को उसी के अनुसार मोड़ देते हैं, अन्यथा उनका जीवन व्यर्थ है। अन्यथा उनकी मातृभूमि भेड़ियों से निरापद नहीं रहा करती है। तो बंग भंग की बहरी बजी और आपने बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पद से त्यागपत्र दे दिया। कहां महाराजा बड़ौदा की कृपा पात्रता, सम्मानित प्रिंसिपली की सुख सुविधा, और कहां मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान पथ के कांटे। इनमें अंतर है, बहुत अंतर है दोनों जीवनों में। किंतु डॉक्टर डेली, कौन नहीं जानता कि वास्तविक सुख और आत्मा का आनंद कहाँ पर है, और कहाँ है जीवन की वो वास्तविकता जिसे पाने के लिए योगी संसार से निष्प्रिय होकर आत्मनिष्ठ हो जाता है और एक वीर बिजली की तरह चमकती हुई कृपाण को कंठ से लगा लेता है। मातृभूमि के विरुद्ध चल रहे किसी भी षड्यंत्र, किसी भी दुरभिसंधि के मिटाने के यज्ञ में आत्मलाभ, आत्मतुष्टि की अपेक्षा, आत्मत्याग, आत्मोत्सर्ग और आत्म बलिदान एक बड़ा पुण्य, एक महान उत्कर्ष और एक वास्तविक अध्यात्म है। अच्छा, और आप कलकत्ता आ गए नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बनकर, वो भी मामूली से वेतन पर। इसलिए ताकि यहाँ से पढ़े हुए वैज्ञानिक देश की सेवा कर सकेंगे, राष्ट्र रक्षा के लिए दीवानों का निर्माण कर सकेंगे, ब्रिटिश राज्य के लिए दहकते हुए उल्का पिंड की तरह वंदे मातरम जैसा एक पत्र निकाल सकेंगे, जिससे भयभीत होकर ब्रिटिश शासन ने कानून का बहाना लेकर 1 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया मुझे। डरती तो बहुत है मेरी सरकार आपसे। आपसे जो कोई भी मिलता है प्रभावित होता है, इसीलिए निर्जन कारावास, ताकि आप टूट जाएं, बिखर जाएं। यह उसी का रिजल्ट है। डॉक्टर डेली, हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है। हमारा वास्तविक शत्रु है हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह। निर्जन कारावास अच्छा ही हुआ, स्वयं से मिलने का अवसर मिल गया मुझे। कारागार की एकांत साधना में ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करता हूँ और इस सत्य का अन्वेषण कर पाया कि किसी संघर्ष के लिए बाह्य साधन उतने उपयोगी और आवश्यक नहीं हैं जितना कि आंतरिक बल। ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बनकर मैं ईश्वर का अनुग्रह पात्र बन गया, जिसके फलस्वरूप मैंने अंतस्थ ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। सच कहूं तो मातृभूमि के प्रति बलिदान होने की भावना की तीव्रता ही मुझे अपनी आत्मा में ईश्वर के रूप में अनुभव हुई। मां बेड़ियों में है, इसे मुक्त कराने के लिए भारत मां के सपूतों को हर बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे भी माफ करना, मैं आपकी कई बातें समझ नहीं पा रहा हूं।
हमारी सरकार को आपके तरीके से ऐतराज। देश को स्वतंत्र करने के लिए अन्य साधन ना हो तो हिंसात्मक साधनों से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। संगठित प्रतिरोध और स्वावलंबन की भावना से विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थना सभाएं करने, ज्ञापन देने से स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा का सामना हिंसा से ही करके विरोधी को दबाया जा सकता है। महाभारत में विदुर जी ने कहा है, कृते प्रतिकृतिम कुर्यात हिंसिते प्रतिहिंसितम। डॉक्टर डेली, हम भारतीय हैं। हमारे लिए राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है? ये भूखंड नहीं, वाक विलास नहीं है और ना ही मन की कोरी कल्पना है। ये महाशक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले कोटि कोटि भारतीयों की सामूहिक शक्तियों से मिलकर बना है। राष्ट्रवाद कोई कल्पना नहीं है, एक धर्म है, ईश्वरीय धर्म, जिसके लिए हमें जीवित रहना है। राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सकता, कदापि नहीं। ये तो दैवी इच्छा का परिणाम है और उसी की शक्ति से आगे बढ़ता है। अब एक बात पूछना भूल गया, राजनीति की ओर झुकाव कब और कैसे हुआ? पिताजी का भी मन परिवर्तन हुआ तो वो द बंगाली नामक पत्र के टुकड़े और प्रतियां भेजा करते थे। अपने पत्रों में ब्रिटिश सरकार की निंदा भी करते थे। वहीं से मेरे मन में अपने देश के लिए कुछ करने की भावना पैदा हुई। इसी दौरान मैं कैम्ब्रिज में इंडियन मजलिस नाम की एक संस्था के संपर्क में आया जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी गतिविधियां चलाती थी। बस जासूसी के लिए इतना बहुत था। मेरी सलाह मानो, तुम अपने लिए एक अच्छा वकील रख लो। अच्छा वकील? अच्छे वकील को अच्छी फीस चाहिए, वो कहाँ से देंगे? छोटा भाई बारिंद्र भी जेल में है और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपके स्वर में हताशा? मेरे लिए? अरे सरकार जानेगी तो बुरा मान जाएगी डॉक्टर डेली। कमिश्नर हेलिडी साहब इधर ही आ रहे हैं, काफी गुस्से में हैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। ये कैसी लापरवाही है? कैदियों को अदालत में सिर्फ 2 सार्जेंट लेकर आए हैं। शुरू में 25-30 सार्जेंट साथ में आते थे। इन बम भक्तों को निरीह और शांति का पुजारी कभी मत समझना। सबके सब बहुत ही शातिर हैं। इनको गाड़ी में चढ़ाते समय आर्म्ड पुलिस की एक टुकड़ी घेर कर रखेगी और पीछे पीछे परेड करेगी। अदालत ले आते समय साथ में यूरोपियन सार्जेंटों की एक छोटी पलटन होगी जिनके हाथों में गोली भरी पिस्तौलें होंगी। ये मेरा ऑर्डर है। दिस इज माय ऑर्डर। अंडरस्टैंड? यस सर। मजिस्ट्रेट बर्ली साहब के आने का समय हो रहा है। जाओ, सबको ले आओ। ओके सर। ठहरो। सभी कैदियों के जूते बाहर उतरवा देना। इनके अपराधी दिमाग का कुछ पता नहीं, कभी भी शरारत कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। सरकारी वकील नॉर्टन और मिस्टर भुवन चटर्जी आ गए। गवाह भी अंदर आ गए हैं। पीछे पीछे पुलिस वाले कैदियों को भी ले आए हैं। अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, हेमचंद्र दास, उल्लासकर, कन्हैयालाल दत्त, सत्येन बोस, नरेंद्र नाथ गोस्वामी और सभी कैदियों को कटघरे में खड़ा भी कर दिया गया है। लेकिन हेलिडे साहब
अचानक क्यों बाहर क्यों चले गए? लगता है जैसे कुछ याद आ गया हो। आप लोग शांत हो जाएं। मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। सरकारी वकील मिस्टर नॉर्टन, अदालत की कार्यवाही आरंभ कीजिए। योर ऑनर, आज इस अदालत में ऐसे अभियुक्तों को पेश किया गया है जिन पर संगीन आरोप हैं। ऐसे लोगों से गवर्नमेंट और सोसाइटी को बहुत बड़ा खतरा है। इन लोगों ने हुकूमत को चैलेंज किया है। अरविंद घोष और इनके भाई बारिंद्र घोष ने बॉम्ब बनाकर भयानक विस्फोट किया। उस विस्फोट में तमाम निर्दोष लोग मारे गए। इन लोगों पर सीधे सीधे राजद्रोह और मर्डर का केस बनता है योर ऑनर। महाशय, मुझे आपत्ति है। किसी पर भी अभी अभियोग साबित नहीं हुआ है। मिस्टर चटर्जी, सारी कार्रवाई शांति के साथ बेरोक टोक चल रही थी। जब से आप आए हैं, हर बात पर आपत्ति कर रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, जबकि मिस्टर नॉर्टन मुझे छोड़कर हर किसी को फांसी के फंदे पर लटकते देखना चाहते हैं। मिस्टर चटर्जी, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों पर लगे आरोपों को मैं साबित करके रहूंगा। अरविंद घोष और बारिंद्र घोष पर लगे आरोप को साबित करने के लिए आज मैं कुछ गवाहों को पेश करना चाहता हूं। मेरे पहले गवाह हैं मौलवी शमसुल आलम। जी जनाब। मौलवी शमसुल आलम, तुम अरविंद घोष और बारिंद्र घोष को पहचानते हो? जी जनाब। कैसे जानते हो? दोनों को कोन नगर के अपने बगीचे में एक दो बार आते जाते देखा है। ठीक से बताओ, एक बार या दो बार? अरविंद बाबू को एक बार देखा था, मगर बारिंद्र बाबू को कई बार देखा है। साथ में और भी लोग आते थे। ओके, तुम जा सकते हो। जी जनाब। मिलाद, कोन नगर का गार्डन वही जगह है जहां बॉम्ब बनाया जाता था। नाउ मेरे दूसरे गवाह हैं जतिन। मिस्टर जतिन, तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं। नहीं? किसी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। नहीं? फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं आया हूँ। पुलिस पता नहीं क्यों पकड़ कर ले आई है मुझे। जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। मिलाद, नेक्स्ट गवाह हैं देवदास। देवदास, अपनी गवाही में तुम क्या कहना चाहते हो? साहब, मेदिनीपुर के सम्मेलन के समय जब सुरेंद्र बाबू ने अपने छात्रों से गुरु भक्ति के बारे में पूछा था, तब अरविंद बाबू बोल पड़े थे। द्रोण ने क्या किया? द्रोण ने क्या किया? द्रोण ने अनेक चमत्कार दिखलाए थे। अभियुक्तों के बारे में तुम्हारा क्या मानना है? ये चमत्कार क्या बोला है? बोलो, द्रोण ने क्या चमत्कार किया? बॉम्ब विस्फोट से इसका कुछ रिलेशन है क्या? मिस्टर नॉर्टन, द्रोण किसी बॉम्ब का नाम नहीं है। द्रोण महाभारत के एक चरित्र का नाम है। ओह माय गॉड। देवदास, तुम जा सकते हो। यहाँ अदालत में महाभारत सुनाने का क्या मतलब है? योर ऑनर, नेक्स्ट गवाह हैं नरेंद्र नाथ गोस्वामी। नरेंद्र नाथ गोस्वामी जी। तुम कोर्ट को क्या बताना चाहते हो? महोदय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हमारे लीडर हैं। मैंने उन्हें एक बार बॉम्ब दिखाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मिस्टर चटर्जी, झूठ और सच का फैसला बाद में होगा। मैंने देखा है कि अदालत की कार्रवाई के दौरान सारे कैदी गीता और रामायण पढ़ते रहते हैं, जैसे इन्हें ना अपने किए पर पछतावा है और ना ही मौत से डर है। मेरा निर्देश है कि आगे सुनवाई के दिन किसी भी कैदी के हाथ में कोई किताब नहीं होनी चाहिए। अनुशासन अनुशासन है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन है। बाबा
ज्यादा पानी, ज्यादा पानी। लाओ। कन्हई, ये नरेंद्र गोस्वामी तो गदर निकला। अपना जान बचाने के लिए सरकारी गवाह बन गया। सत्येंद्र, उसकी गवाही बारिंद्र और अरविंद के लिए मुसीबत बन सकती है। गोस्वामी का तो कुछ करना पड़ेगा रे कन्हई। जी दादा। मेरा नाम उल्लासकर है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। परेड में हमेशा अरविंद दा के साथ खड़ा होता था और बम धमाके में शामिल होने की बात स्वीकार करने के लिए कहता था कि उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, वो हमको छुड़वा लेंगे। अरे मुझे तो शुरू से ही गोस्वामी दोहरे चरित्र का आदमी लगता था। एकदम ठीक बोला हेमदास, इसका कुछ करना पड़ेगा वरना निर्दोष लोगों को भी फांसी के फंदे पर लटकवा देगा। लेकिन क्या करोगे दादा? पता नहीं हेमदास, अभी तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, दमे से बहुत परेशान हूँ। अरे सत्येंद्र, एक मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। कुछ दिनों से पता नहीं पेट में क्या हो गया है, दर्द के बारे रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाता। चलिए दादा, चलते हैं। चलो। एक मिनट, हे सब लोग इधर आओ। हाँ दादा, सब लोग आओ। इधर आओ। हाँ सुनो, तुम सब गोस्वामी के साथ पहले की तरह पेश आना। हम सब उससे नाराज हैं, इसका बहाना उसको नहीं लगना चाहिए। ठीक है दादा। समझ गया? ठीक है दादा, ठीक। समझ गया। अब हम सबके बचने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता बारिंद्र दा? यहाँ से भाग चलना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो दादा? अलीपुर जेल से भागना बच्चों का खेल है क्या? चप्पे चप्पे पर पहरा होता है। हेमदास, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। इशारा मिलते ही लोग सीढ़ियाँ और रस्से लेकर आ जाएंगे। बाहर निकलते ही नावें तैयार मिलेंगी। हम नदी पार करके सुंदरवन की ओर चले जाएंगे। सुंदरवन में किसी को तलाशना पुलिस के बस की बात नहीं है। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो बारिंद्र दा। आइए दादा, आइए आइए। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। औरबिंदो दा, आंखें बंद करके तुम घंटों कैसे बैठे रहते हो? मैं तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। हेमदास, जो ध्यान लगाता है उसके आनंद का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। उस दुनिया में प्रवेश करने के बाद इस दुनिया में लौटने की इच्छा ही नहीं होती है। मन यही करता है कि उस परम आनंद में ही डूबे रहें। देखो दादा, आनंद और परम आनंद तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि 2 मिनट आंखें बंद करके बैठते ही मैं सो जाऊंगा और बैठे बैठे वहीं पर लुढ़क जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इसका आस्वादन करने वाले के पास से नींद दूर भाग जाती है। प्रमाद निकट ही नहीं फटक सकता। यही सात्विक भाव है देश की उन्नति की आशा। भ्रातृभाव, आत्मज्ञान और भगवत प्रेम जिस तरह सहज ही भारतवासी के मन पर अधिकार करके उसके कार्य में प्रकट होते हैं, उसी सहज भाव से और किसी भी राष्ट्र में उनका प्रकट होना संभव नहीं। इसके लिए चाहिए तमोवर्जन, रजोदमन और सत्प्रकाश। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, अभी तुम लोग क्या देखते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। देश में एक ऐसा स्रोत आ रहा है जिसके प्रभाव से अल्पवयस्क बालक भी 3 दिन साधना करके सिद्धि पाएंगे। दादा, आपकी गूढ़ बातें हमारी बुद्धि में नहीं घुसती हैं। ठीक कह रहे हो उल्लासकर। और फिर अभी हम गोस्वामी के विश्वासघात को लेकर चिंतित हैं। मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर वो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं। कैसी योजना? जेल से भागने की। क्या ये संभव है? सारी व्यवस्था हो चुकी है दादा। इससे तुम सबका अपराध दुगना हो जाएगा। पकड़े गए तो सजा भी दुगनी हो जाएगी। अरे फांसी पर 1 बार लटकाएं या फिर 2 बार लटकाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। और फिर जेल से बाहर रहकर हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ रहना और आत्महत्या करना तो एक ही बात है।
तुम लोग जो करना चाहते हो करो, किंतु मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। रही मेरी बात, तो मैं न्यायालय में उपस्थित होऊंगा। हाँ, इस रोमानी योजना को किसने बनाया? जी दादा, मैंने। तुमने? बारेंद्र, उधर सरोजनी देशवासियों से अपील कर रही है कि मेरे भाई निर्दोष हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अधिकतर देशवासियों का भी यही विश्वास है। सरोजनी दर दर गिड़गिड़ा रही है कि अगर कोई योग्य वकील बचाव करे तो मेरे भाई छूट सकते हैं। मेरे पास किसी बड़े वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हो सकता है कि कोई हमारे भाइयों के राजनीतिक मतों से सहमत ना हो। वो सबसे उदारता की भीख मांग रही है। क्या लोग मेरे लेखों की भावना और देश के प्रति मेरी एकनिष्ठ भक्ति से परिचित नहीं है? एक बहन देश के हर भाई से, हर बहन से अपने भाई के बचाव की विनती कर रही है, और तुम उसके पवित्र प्रयास को कलंकित करना चाहते हो? खूब करो देश के लिए। भारत हमारी माता है, ठीक है, पर यह न भूलना कि सरोजनी हमारी भगिनी है। ध्यान रहे। अरे दादा, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? विवेकानंद पुस्तकावली। आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मुझे दीजिएगा, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ो। दादा, अपने पास अब काफी किताबें हो गई हैं। गीता, उपनिषद, पुराण, रामकृष्ण कथामृत, बंकिम ग्रंथावली, यूरोपीय दर्शन, ब्रह्म संगीत, स्वदेशी गान, इतिहास और साहित्य की अनेक किताबें हैं। आपकी पहल से जेल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई है। उल्लास कर समय का सदुपयोग करो और इन किताबों को पढ़ो। जी दादा, गोस्वामी शुरू से ही मुझे दोहरे चरित्र का आदमी लगता था। दादा, जेल में 2 रिवॉल्वर आ चुके हैं। क्या? जेल के अंदर रिवॉल्वर कैसे आए? दादा, एक ने घर से कटहल मंगवाया था और दूसरे ने बड़ी मछली मंगाई थी। रिवॉल्वर कटहल और मछली के अंदर था। उल्लास कर, क्या करना चाहते हैं सब? ये सब करने से तो केस और उलझ जाएगा। क्या क्या बारेंद्र भी शामिल है इसमें? नहीं, बारेंद्र को कुछ पता नहीं है। और दादा, आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। बारेंद्र। दादा, अब वकील का कुछ पता चला? नहीं दादा। केस किस अदालत में लगा है? जज कौन है? दादा, कोई बीच क्राफ्ट है। चार्ल्स बॉटन बीच क्राफ्ट तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, यही है। आप जानते हैं इनको? कैम्ब्रिज में हम दोनों साथ थे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में हम दोनों साथ साथ गए थे। अच्छा। मेरे भारत आने के 3 महीने पहले ही इनकी भारत में नियुक्ति हुई थी। बरसों पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। और अब हम दोनों का आमना सामना होगा। एक अदालत की कुर्सी पर आसीन होगा और दूसरा कटघरे में बंदी की तरह खड़ा होगा। दादा, इतना क्यों सोचते हैं आप? जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। अब वैसे भी बहुत दिन हो गए, हम लोगों का गाना बजाना नहीं हुआ। चलो गाते बजाते हैं। दादा, आप भी चलो ना। हाँ, चलो ना। चल। अच्छा अच्छा। लो भाई, सत्यन बोस और कन्हैया लाल भी आ गए। लो क्या हुआ भाई? नरेन गोस्वामी ठंडा हो गया। स्टॉप इट! नरेंद्रनाथ गोस्वामी को किसने मारा?
किसने रची ये साजिश? मैं दोबारा पूछता हूं, ईमानदारी से बता दो, वरना सबको सजा मिलेगी। गोस्वामी को किसने मारा? हु किल गोस्वामी? जी, मैंने मारा। सत्यन बोस ने अकेले नहीं मारा, साथ में मैं भी था। कैसे मारा? मैंने उसको अस्पताल में मिलने के लिए बुलाया था। वो आया, बॉडीगार्ड के साथ मिलने के लिए आया। बात करते करते मैंने अचानक रिवॉल्वर तान दिया। वो सीढ़ियों से भागा, तब तक कन्हैयालाल भी वहां पहुंच गया। हम दोनों ने उसका पीछा किया। सीढ़ियां उतरकर वो गलियारे में भागा। अब मैं ठहरा दमे का मरीज, लेकिन पता नहीं कहां से शक्ति मिली, हम दोनों गोली बरसाते हुए उस पर टूट पड़े। अचानक एक गोली जाकर उसका रीढ़ में लगा और वहीं ढेर हो गया। जानते हो तुम, इसके लिए तुमको क्या सजा मिल सकती है? अरे मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है? यस, फांसी का सजा होगा। अरे बरी होने के लिए मैं कहीं अपील भी नहीं करूंगा साहब। फांसी से तुमको डर नहीं लगता? क्रेगन साहब, फांसी का सजा आप मेरा इस शरीर को देंगे जो नश्वर है, पर मेरी आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है। हर किसी का हत्या करके तुमको क्या मिला? संतोष, संतोष मिला। मैं धम्मा का बीमारी से ग्रस्त हूँ। हर पल मृत्यु निकट आती दिखाई देती है। मेरी आत्मा बार बार मुझको झकझोरती है, सत्यन, सत्यन, अपना देश के लिए कुछ करो, अपना साथियों के लिए कुछ करो सत्यन। बस मैंने ये कदम उठा लिया। अब मैं सुकून से मर सकता हूं। सच सच बताओ, जेल में रिवॉल्वर किसने मंगवाया? मैंने नहीं मंगवाया। फिर तुम्हें रिवॉल्वर कहां से मिला? खुदीराम बोस ने दी थी। एक रात मुझसे मिलने आए थे। ओह जस्ट शट अप! ये क्या बकवास है? एक मरा हुआ आदमी तुमसे मिलने आया था? साहब, अंग्रेजी हुकूमत की नजर में खुदीराम बोस जरूर मर गए, लेकिन हमारे लिए वो अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। ओके 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 ओके, पर ये खुदीराम ने तुम्हें रिवॉल्वर क्यों दी? बोले कि दुष्ट नरेंद्र नाथ गोस्वामी को मार दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। और गोस्वामी को मारने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो देशद्रोही है। तो खुदीराम किसी को भी मारने के लिए कहेगा और तुम मार देगा, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मार देगा साहब, मारना पड़ेगा, वरना वहां जाकर उस महान आत्मा को क्या जवाब दूंगा? संतरी, इन सबको अलग अलग हवालात में ही बंद कर दो। सब के सब पागल हो गए हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज देने चले हैं। बंद करो इन्हें, ले आओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे दादा, मुझे आपकी और बारिंदा की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्या होना है। अरे सरोजनी, होना ना होना सब निश्चित होता है। कभी कभी हमें खुली आंखों से दिखाई देता है कि ये होने जा रहा है, विवेक भी यही कहता है, किंतु अकस्मात होता कुछ और है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। इसके पीछे वो अदृश्य शक्ति है जिसके नियंत्रण में संपूर्ण ब्रह्मांड है। पत्ते के हिलने से लेकर प्रकृति के प्रकोप तक का संचालन वही करता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। बारिंद्र के बारे में अवश्य सोच रहा हूँ, हालांकि ये सोच विचार व्यर्थ है, पर इस चंचल मानव मन का क्या करूं? मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर आरोप के दलदल में फंसाने वाला नरेंद्र नाथ गोस्वामी अब है नहीं। फिर भी इस अदालत में हमारी बात को तर्क और तथ्यों के साथ रखने के लिए एक वकील नहीं है।
दादा, अभी आप एक अदृश्य शक्ति की बात कर रहे थे ना, कि वही संचालित करता है और वही नियंत्रित करता है। बिल्कुल सच कहा आपने। लोगों से अपील करने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक संदेश मिलता है कि अरविंद के केस में बहस के लिए अदालत में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। कौन कौन महाशय हैं? आपके ही मित्र हैं। क्या? हाँ, मेरे मित्र? क्या नाम है? चितरंजन दास। चितरंजन दास यहाँ मेरे लिए आ रहा है? हाँ दादा, हाँ। अरे आप लोग शांत हो जाएं। जज साहब आ रहे हैं। मिस्टर चितरंजन दास, आप? यस मिस्टर नॉर्टन, मैं। मिस्टर नॉर्टन, स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। राइट सर। योर ऑनर, बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासका डट और दूसरे 6 कैदियों के केस को लेकर दोनों पक्षों में आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। आज केवल अरविंद घोष के केस में बहस होनी है। गवाही पहले हो चुकी है। योर ऑनर, अरविंद घोष पर एक इनह्यूमेन एक्ट का आरोप है। एक ऐसा आरोप जिसमें अनेक बेकसूर लोग मारे गए, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए, कितनी ही औरतें विडो हो गईं और न जाने कितने बसे बसाए घर उजड़ गए। उस बॉम्ब ब्लास्ट केस में अरविंद के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष का हाथ साबित हो चुका है। दोनों भाई मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अरविंद घोष के गार्डन मानिकटला से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें बड़ा कर्ता और छोटा कर्ता लिखा था। गवाह नरेंद्रनाथ गोस्वामी ने बताया कि बड़ा कर्ता का मीनिंग बड़ा भाई अरविंद घोष है और छोटा कर्ता का मीनिंग छोटा भाई बारेंद्र कुमार घोष है। इसके अलावा एक मिष्ठान पत्र भी प्राप्त हुआ है जो बॉम्ब का सांकेतिक शब्द लगता है। मिष्ठान पत्र से कॉन्स्पिरेसी और बॉम्ब शब्द रिफ्लेक्ट होता है। वंदे मातरम में अरविंद घोष के आर्टिकल्स को पढ़ने से लगता है कि ये लोगों को भड़काने और क्राउन के खिलाफ खड़े होने के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे। योर ऑनर, अरविंद घोष के अगेंस्ट पाए गए सभी सबूत राजद्रोह की कैटेगरी में आते हैं और राजद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे इन फ्यूचर कोई भी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट सिर न उठा सके। मिस्टर चितरंजन दास, नाउ इट्स योर टर्न। माय लॉर्ड, आप मेरे मुवक्किल से परिचित हैं। उनकी शिक्षा, सोच और विचारों से परिचित हैं। उसे एक सहपाठी और मित्र के रूप में पहचानते हैं। किंतु मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। माय लॉर्ड, अरविंद घोष के केस का मैंने गहन अध्ययन किया है। अरविंद के साथ सजा काट रहे अधिकतर बंदी एक जैसे अभियोग के अभियुक्त हैं। उनमें से कुछ दोषमुक्त भी हो चुके हैं। माय लॉर्ड, अरविंद घोष का केस पूर्णतया शक और संदेह पर आधारित है। कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्या एक कैदी की गवाही को 100% सत्य मानकर किसी भी व्यक्ति को सजा देना न्यायपूर्ण होगा? जबकि सर्वविदित है कि गवाह कैसे बनाए जाते हैं। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक गवाह ने सरेआम कहा था, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे पुलिस उठाकर लाई है। इस केस का एकमात्र गवाह नरेंद्र नाथ गोस्वामी अब इस संसार में नहीं है। उस मृतक की गवाही को निरस्त करने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। माय लॉर्ड, व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर उसी तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। वो तटस्थ और निष्पक्ष सोच ही नहीं सकता।
ऐसे में किसी व्यक्तिगत पत्र में अगर बड़ा कर्ता, छोटा कर्ता और मिष्ठान पत्र लिखा मिलता है तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मिष्ठान पत्र का अर्थ मधुर पत्र, प्रिय पत्र भी हो सकता है। बंगाल में मिष्ठान मधुरता का पर्याय है। मिष्ठान जैसा मधुर शब्द कैसे बॉम्ब जैसी विध्वंसक वस्तु को ध्वनित करता है। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ भाषा का अभाव मानता हूं। अब मैं वंदे मातरम में अरविंद घोष के छपे लेखों पर बातें करना चाहता हूं। सभी लेख कई साल पहले लिखे गए हैं। सभी लेख साहित्य की मिसाल हैं। उसमें एक कवि हृदय की पवित्र भावना है। क्या देश प्रेम की बात करना राजद्रोह होता है? देशवासियों में जन जागरण की ज्योति जगाना राजद्रोह है? नहीं, यह राजद्रोह नहीं है। अरविंद घोष को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अरविंद घोष एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सुशिक्षित है, जिसके स्वतंत्र और मौलिक विचार हैं, जो प्रकृति से प्यार करता है, धरती को अपनी मां मानता है, छोटी सी चींटी की मृत्यु पर दुखी हो जाता है। वो इस धरती पर अनगिनत लोगों के मारने जैसा कलुषित कार्य कदापि नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, कानून देश और देशवासियों के हित के लिए बनाए गए हैं। देशवासियों को जेल में नरक भोगने, प्रताड़ित करने और फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। जन जन के समूह से समाज और देश है, वरना ब्रिटिश साम्राज्य का औचित्य ही क्या है? फांसी पर लटकाने के बाद किसी के निर्दोष साबित होने पर क्या हम उसको दोबारा जीवित कर सकते हैं? निर्जन कारावास में काटे गए जिंदगी के अमूल्य क्षणों को लौटाया जा सकता है? नहीं, नहीं माय लॉर्ड, नहीं। जब हम जीवन दे नहीं सकते तो किसी निर्दोष का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। माय लॉर्ड, अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा मुवक्किल अरविंद घोष निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। धन्यवाद। मिस्टर चितरंजन दास का स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर है, जो हर पहलू पर प्रकाश डालता है और हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। अगर हम ये मानकर चलें कि लेखक षड्यंत्रकारी है, ही डिड द कॉन्स्पिरेसी, तो हमें इससे कई डाउटफुल पैराग्राफ मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी पूर्वाग्रही विचार के बिना इसे पढ़ें तो हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे शंका पैदा हो। अब आज का फैसला। बम कांड के षड्यंत्र में 6 प्रिजनर्स, 6 कैदियों को काले पानी की सजा और 6 कैदियों को 4 वर्ष के निर्वासन की सजा दी जा रही है। इस फैसले में सबका नाम का उल्लेख है। कॉपीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। भारेंद्र कुमार घोष और उल्लासकर डट के लिए मैं मृत्यु दंड की सजा की घोषणा करता हूं। दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ। अरविंद घोष के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स उनके दोषी होने का समर्थन नहीं करते हैं। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में अरविंद घोष को मैं ससम्मान बरी करने की घोषणा करता हूं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमः। सरोजनी। जी भाभी। इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हो? वो मृणाली भाभी, वो दादा का कृतज्ञता लेख छपा है इसमें। हाँ? कारागार से मुक्त होने के बाद लिखा था उन्होंने। अच्छा, पढ़कर मुझे भी सुनाओ ना। जी भाभी, सुनाती हूँ। दादा ने लिखा है, मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता का गंभीर भाव प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने मुकदमे के समय मेरी सहायता की। अपने उन असंख्य परिचित तथा अपरिचित शुभचिंतकों के नाम भला मैं कैसे जानूंगा जिन्होंने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मेरे बचाव के लिए रुपया जुटाने में योगदान दिया। मैं उन सबको व्यक्तिगत रूप से अपना धन्यवाद नहीं भेज सकूंगा। मैं उनसे ये विनती करता हूं कि वे सब मेरी कृतज्ञता की इस सार्वजनिक अभिव्यक्ति को स्वीकार करें। मेरे जेल से छूटने के बाद मेरे पास कई तार और चिट्ठियां पहुंची, लेकिन प्रत्येक का उत्तर दे पाने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आभारी हूं उन हजारों लोगों की प्रार्थनाओं के प्रति जो मेरे लिए की गई। अगर मेरे देश प्रेम ने मुझे खतरे में डाला तो मेरे देशवासियों ने मुझे उस खतरे से सकुशल बाहर निकाला। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। लेकिन सरोजनी, खतरा अभी भी कहाँ टला है? सुबह शाम घर के आसपास पुलिस वाले घूमते रहते हैं। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। मृणालिनी भाभी, जेल से दादा की मुक्ति को ब्रिटिश सरकार अपनी हार के रूप में देख रही है, इसीलिए सरकार बौखलाई हुई है। जज बीचक्राफ्ट पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि उन्होंने केस को गहराई से नहीं देखा। हालांकि 6 महीने बीत गए हैं, फिर भी दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है। जिस तरह से पुलिस निगरानी कर रही है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं किसी दूसरे मामले में ना फंसा दे। भाभी, आप दादा को बाहर जाने से रोका कीजिए। आज तक कभी रोका है? मैंने तो सब कुछ नियति पर छोड़ दिया है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, शायद दादा होंगे। मैं देखती हूँ। सरोजनी, पहले झांक कर देख लेना। हाँ, देख लूंगी। तुम मत बैठी रहो मृणालिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? मृणालिनी, ये परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब ये मेरे साथ रहेगी। मैं एक ऐसा जीव हूं जिसमें 3 पागलपन कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैंने तुम्हें विवाह के बाद ही बता दिया था। मेरा पहला पागलपन है कि संसार की सारी संपत्ति परमात्मा की है। दूसरा ये कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए व्यग्र हूं और पूर्ण आशान्वित हूं कि मैं उसके दर्शन पाकर रहूंगा। और तीसरा ये कि मैं अपने देश की भूमि, उसके पहाड़, नदियों तथा वनों को मात्र भौगोलिक सत्ता नहीं मानता, बल्कि समस्त जड़ चेतन प्रकृति को माता मानता हूँ और उसी अनुसार उसकी पूजा उपासना करता हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी भी तो मैं अभी उसका निवारण नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम अपना मन धार्मिक कार्यों में लगाओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे अपना सबसे बड़ा विरोधी मानती है। सरकार मेरे लेखों और भाषणों में राजद्रोह का छिद्र तलाश रही है, जिससे मुझे कहीं दूर जेल भिजवा सके।
वाइसरॉय के सचिव ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार अगर सभी क्रांतिकारियों को जेल की सीखचों के पीछे भेज दे और गलती से मुझे छोड़ देती है तो मैं फिर से क्रांतिकारियों की एक सेना खड़ी कर दूंगा। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। कर्मयोगी में मैंने एक खुला पत्र भी छपवाया था जिसमें मैंने राष्ट्र के आदर्श की चर्चा की है। कानून की हद में रहते हुए राजनीति के अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। जी। तब से धमकियां शांत हो गई हैं, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां बंद नहीं हुई हैं। सरकार इन गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है, इसलिए सभी क्रांतिकारियों को लंबे समय के लिए कहीं दूर किसी जेल में ठूंस देना चाहती है। अब अफवाह है कि 50 से 55 लोगों को जेल में बंद करने की योजना है और उसमें एक नाम मेरा भी है। सरकार का मानना है कि इस क्रांति का मस्तिष्क मैं हूं। ठीक है, मैं हूं मस्तिष्क। अंतिम सांस तक मैं देशवासियों से कहता रहूंगा कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती और मिलने वाली भी नहीं है, बल्कि अंग्रेजों से छीननी पड़ेगी। आपकी बातें सुनकर मन में भय होता है। किस बात का भय मृणालिनी, किस बात का? मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। सुनो, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। निर्जन कारावास के दौरान मैं ध्यान लगाया करता था जिसमें मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। स्वराष्ट्र की क्रांति पथ पर चलते चलते अब मैं आध्यात्मिक क्रांति की ओर बढ़ चला हूं। ध्यान करते समय मुझे यहां से चले जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। कहाँ जाने का? अंग्रेजी राज से कहीं दूर। और मुझे यहाँ अकेला छोड़ जाएंगे? नियति का कुछ पता नहीं, लेकिन कभी ना कभी मिलना अवश्य होगा। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? चलो तुम्हें बता देता हूं, किंतु इस बात को अपनी स्मृति में मिटा देना। जी। यहां से मैं रात के अंधेरे में नदी की ओर जाऊंगा। नदी तट पर मुझे नाव मिलेगी जो मुझको चंदर नगर लेकर जाएगी। चंदर नगर फ्रेंच राज्य में है और वहां अंग्रेजों के वश में कुछ नहीं होगा। कब जाना चाहते हैं? आज, अभी। अचानक इतना बड़ा निर्णय? मृणालिनी, बात ही कुछ ऐसी है, वरना अपना देश, अपनी धरती छोड़कर कौन जाना चाहता है? मेरे विरुद्ध गंभीर षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे कभी भी बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। अभी? अभी अभी। बस तुम एक काम कर दो, नीचे जाकर देखो कि घर के आसपास कोई व्यक्ति तो नहीं है। अब जाओ ना। हाँ, जाती हूँ। घर के आसपास कोई नहीं है। मृणालिनी, विश्वास रखना, ये आज रात का अंधेरा है, लेकिन कल नई सुबह होगी। सुबह का नया उजाला होगा, अवश्य होगा। जा रहा हूं, किंतु एक विश्वास दिलाकर जा रहा हूं कि यदि हम मानवता के समक्ष मानवता का आध्यात्मिक धर्म रखें तो सामूहिक स्वार्थ या संकीर्ण राष्ट्रवाद पर काबू पाया जा सकता है। हम सभी में एक गुप्त आत्मा या ईश्वरीय सत्ता है और मानवता इस भूमि पर उस ईश्वरीय सत्ता का ही सर्वोच्च प्रतीक है। तो मानव एकता का आदर्श आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी मनोवैज्ञानिक एकता के कारण
अंततो गत्वा विश्व संघ की स्थापना हो सकेगी और उसकी स्थापना में भारत की भूमिका एक आध्यात्मिक गुरु की होगी। विश्वास रखना। अच्छा, चलता हूं मैं। निर्जन कारावास। अभी आप जयवर्धन का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। प्रस्तुतिकरण सहयोग सुधीर गुप्ता का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, किरण शिवपुरी, राघवेंद्र तिवारी, राजीव शर्मा, सुनील कुमार लोहिया, संजय वर्मा, तिलक राज, गौरव तंवर, हर्ष बाला और मोइनुल हसन नियाजी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।